नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुपाल। स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल इंजरी क्या होती है, होम्योस्टेसिस के बारे में देखा था और इसके साथ ही साथ हमने फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी जाना था। तो आज इसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी एंड इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो इटियोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था कि इटियोलॉजी क्या होती है। ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी कि कोई भी डिजीज है वो किस स्टेप से डेवलप हो रही है, उसका क्या कॉज है, वो कहलाती है इटियोलॉजी। और रही बात सेल इंजरी की, तो सेल इंजरी भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई स्ट्रेस पड़ता है, कोई भी दबाव पड़ता है हमारी सेल्स पे, तो वो कहलाती है सेल इंजरी। यानी कि उस पे स्ट्रेस पड़ा और सेल जो है हमारी घायल हो गई, वो इंजर्ड हो गई, तो इसी को कहते हैं हम सेल इंजरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। आखिर ये सेल इंजरी कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। पहला तो होता है जेनेटिक और दूसरा होता है एक्वायर्ड कॉजेज। जेनेटिक का मतलब आपको नाम से ही लग रहा होगा, यानी कि कोई ऐसी डिजीज जो कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं या फिर हमारे जो दादा दादी हैं उनके थ्रू हमारे पेरेंट्स में आए, पेरेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी में आए, ऐसी डिजीजेज कहलाती हैं जेनेटिक कॉजेज। यानी कि जेनेटिक डिजीजेज वो होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। क्लियर है। और एक्वायर्ड कॉजेज, एक्वायर्ड कॉजेज क्या होता है, ऐसी डिजीजेज जो नेचुरली नहीं होती हैं, यानी कि नेचुरली हमारी बॉडी में। तो ये जो हमारे एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं ये नेचुरली डेवलप नहीं होते हैं। ये कैसे डेवलप होते हैं, ये किसी अदर फैक्टर के थ्रू डेवलप होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जैसे कि हम कोई चीज खाते हैं तो अगर उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया है, यानी कि अगर उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई है, तो वो भी हमारी बॉडी में जा करके डिजीजेस का डेवलपमेंट करता है। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं वो भी सेल इंजरी का कारण बनता है। यानी कि अगर कोई चीज कहीं पे गई, कोई माइक्रोब्स ही अगर कहीं पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्रकार से सेल इंजरी का कारण बन रहे हैं। क्लियर है। तो ठीक है, ये रहा हमारा एक्वायर्ड कॉजेज। अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कॉजेज के बारे में। हम थोड़ा डीप में देखेंगे कि जेनेटिक कॉजेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो हमारा है वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। अब ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट कैसे हो सकता है, ये आखिर क्या है, तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। ये एबनॉर्मेलिटीज की ऐसी ग्रुप है जो कि फेटल लाइफ के दौरान होती है। यानी कि जब प्रेगनेंसी में जब कोई भी बच्चा जो है वो मतलब उसमें है, अभी उसका मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, वो अभी फेटल लाइफ में ही है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो एबनॉर्मेलिटीज आती हैं थ्रू मदर के थ्रू जो भी एबनॉर्मेलिटीज जाती हैं वो कहलाता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट। यानी कि ये फेटल लाइफ के दौरान जो एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं वो है डेवलपमेंटल डिफेक्ट। क्लियर है। और दूसरा जो है वो है साइटोजेनिक डिफेक्ट। साइटोजेनिक डिफेक्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनका जब एबनॉर्मेलिटीज होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स के कभी बढ़ने घटने से या फिर उनके अपीयरेंस के थ्रू जो भी एबनॉर्मेलिटीज आ रही है वो कहलाती है साइटोजेनिक डिफेक्ट। क्लियर है। अब ये बात करते हैं, ये 2 टाइप्स का होता है। पहला तो होता है न्यूमेरिकल और दूसरा है स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बढ़ने या घटने से जो भी एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं वो क्या है, वो न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल साइटोजेनिक डिफेक्ट है। कौन सा है, न्यूमेरिकल साइटोजेनिक डिफेक्ट है। क्रोमोसोम्स के इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने से जो भी एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं वो कहला रही हैं न्यूमेरिकल साइटोजेनिक डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल की बात करें तो क्रोमोसोम्स के अपीयरेंस में जो डिफेक्ट आ रहे हैं, अपीयरेंस में जो चेंजेस आ रही हैं, इनके अपीयरेंस में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल साइटोजेनिक डिफेक्ट। क्लियर।
अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में, ठीक है। तो एक्वायर्ड कॉजेज में जो पहला आता है वो है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। तो इस्कीमिया का मतलब है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेल, यानी कि सेल में जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसकी कमी हो रही है। सेल में ब्लड की सप्लाई की कमी को हम इस्कीमिया बोलते हैं, और सेल में ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो जहां कहीं भी आपको हाइपोक्सिया वर्ड मिले तो इससे आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हमारे सेल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ये जो इस्कीमिया है ये लीड्स करता है हाइपोक्सिया, यानी कि इस्कीमिया लीड्स टू हाइपोक्सिया। कैसे? क्योंकि अगर आपके बॉडी में ब्लड का सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है आप में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वही जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे सेल्स में। क्लियर है? तो आई होप आपको हाइपोक्सिया और इस्कीमिया समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि किसी को मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, लाइक एक्सीडेंट, ठीक है। मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई भी इंजरी हो या एक्सीडेंट हो, तो ये क्या है? ये फिजिकल एजेंट है जो कि सेलुलर इंजरी का कारण बन रहा है, सेल्स में इंजरी को डेवलप कर रहा है, वो उसका कॉज बन रहा है। क्लियर? और दूसरा है थर्मल ट्रॉमा। थर्मल नाम से लग रहा होगा, थर्मल हॉट या कोल्ड दोनों भी। अगर आपका सेल्स ज्यादा जल जाता है, कहीं पे ज्यादा कोई गर्म चीज लगता है, तो वो हॉट होने से भी क्या होता है, सेल्स इंजर्ड होती है, सेल की इंजरी हो जाती है। और अगर ज्यादा फ्रीज होता है कोई इंसान, अगर किसी को भी आप फ्रीज कर देंगे तो वहां पे भी वो भी क्या होता है, सेल्स इंजरी का कारण बनता है। क्लियर है? तो ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म भी सेल्स इंजरी का कारण बनता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट भी कहीं ना कहीं सेल इंजरी का कारण बनता है। अगर किसी को करंट लगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो आप देख सकते हैं या आपने देखा होगा। और नेक्स्ट है रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, उसमें सरवाइव करने की कोशिश करती है, बट अगर रैपिड चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक में तो जो बॉडी है वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो जाती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं सेल इंजरी का कारण बनता है। और नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन कैसा? यूवी रेडिएशन। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं वो भी कहीं ना कहीं सेलुलर इंजरी का कारण बनती है। अब हम बात करें जो नेक्स्ट है हमारा, जो भी एक्वायर्ड कॉजेज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल एजेंट्स। तो ये जो केमिकल एजेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि कभी कभी डेथ के भी चांसेस हो जाते हैं उनसे, बहुत जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो इसमें कुछ केमिकल्स को हमने मेंशन किया है। इसमें जो पहला है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने देखा होगा, अगर वो स्किन पे गिर जाती है तो वो वहां पे जो जहां पे भी ये स्किन मतलब जहां पे भी ये एसिड गिरता है, जो भी कंसंट्रेटेड या हाई कंसंट्रेशन के स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो अगर स्किन पे गिरते हैं तो उनके गिरने से वो पर्टिकुलर एरिया पे जल जाता है, मतलब वो एरिया जल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी सेल इंजरी का कारण बनता है। और नेक्स्ट जो है वो है केमिकल पॉइजनिंग। केमिकल पॉइजनिंग लाइक साइनाइड, आर्सेनिक, मरकरी एक्सेट्रा। तो ये जो भी केमिकल्स हैं, जो पॉइजनिंग केमिकल्स हैं, वो भी जहाँ पे भी अगर कोई भी इंसान खाया उसे, तो वो क्या होता है, वहां पे भी जिस पर्टिकुलर एरिया पे ये जाके इफेक्ट दिखाते हैं वहां के सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये भी सेल इंजरी का कारण बनता है, ये सेल्स को डैमेज कर देते हैं जाके। क्लियर है? और नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है। इन्वायरमेंट में आप देखते होंगे इनहेलेशन के थ्रू जब भी हम कोई चीज इनहेल करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, वो लंग्स पे जाके इफेक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं ये लंग्स के सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो लंग्स के सेल्स को डैमेज किया तो क्या हुआ, वहां भी तो सेल इंजरी हुई ना। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी सेल इंजरी का कारण है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है वो है हाइपरटोनिक सॉल्ट। हाइपरटोनिक सॉल्ट यानी कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्ट जो है वो हमारी बॉडी के पीएच से ज्यादा का है, हाइपर का मतलब ज्यादा,
बॉडी की पीएच से ज्यादा। हाइपो, हाइपो का मतलब कम। तो जो यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सॉल्ट है, मेली सॉल्ट कितना होता है 0.9% का जो है NaCl का सॉल्ट आता है, पर यहाँ पे क्या है हाइपरटोनिक सॉल्ट। अगर बॉडी की पीएच से ज्यादा का है तो वो भी कहीं ना कहीं सेल इंजरी का कारण बनता है, यानी कि सेल्स को डैमेज करता है। और नेक्स्ट है अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स। जो भी अल्कोहल या फिर नार्कोटिक कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं वो भी कहीं ना कहीं सेल इंजरी का कारण बनती हैं। और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, तो जो ये सारे जो है ये भी कहीं ना कहीं सेल इंजरी के कारण बनते हैं, इनका हाई कंसंट्रेशन अगर बॉडी में हो जाता है तो। अब हम बात करें तो ये इनका जो हाई कंसंट्रेशन है यही सेल इंजरी का कारण बनता है। किसी भी चीज का ज्यादा होना ये सेल इंजरी का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स की। तो माइक्रोबियल एजेंट्स मतलब कैसे भी करके अगर ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये भी सेल इंजरी का कारण बनते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स। तो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि सेल को डैमेज करते हैं और सेल इंजरी का कारण बनते हैं। ये उनको इफेक्ट करके जो है सेल इंजरी का कारण बनते हैं। ये क्या करते हैं, यही जहाँ पे भी इन्फेक्टेड होते हैं, ये जहाँ पे भी अफेक्ट करते हैं वो पर्टिकुलर एरिया जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, और इनके इन्फेक्टेड होने की वजह से सेल्स वहाँ की डैमेज हो जाती हैं। वो पर्टिकुलर सेल डैमेज हो जाता है जिसकी वजह सेल इंजरी होती है, और ये सेल इंजरी। अब हम बात करते हैं इम्यूनोजेनिक एजेंट के बारे में। तो इम्यून सिस्टम जो है उसी से ये हमारा है इम्यूनोजेनिक एजेंट, कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम का मतलब ही आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है, वो बॉडी में एंटर करती है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाने लगता है, ठीक है। वो उसके लिए एंटीबॉडी का काम करता है, मतलब एंटीजन होता है तो हमारी बॉडी जो है उसके प्रति एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो वहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। और जो अब हम बात करें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस टू अ फॉरेन बॉडी, तो फॉरेन बॉडी का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जिसे हमारी बॉडी और मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, वो उसके लिए फॉरेन मटेरियल है। कोई बाहरी पार्टिकल्स हैं जो कि जिसकी नीड नहीं है हमारे इम्यून सिस्टम में, तो उसके प्रति क्या होता है रिएक्शंस होता है, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हम कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद के लिए ही मतलब डिजीजेस कॉज करने लगता है, या फिर वो एंटीजन बनाने लगता है, खुद के लिए ही वो एंटीजन बनाने लगता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव होता है तो कि वो खुद के लिए ही लीथल हो जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये लीथल हो जाता है। लीथल का मतलब ये इतनी ज्यादा इतनी हानिकारक डिजीजेस को कॉज करने लगते हैं जो कि डेथ का भी कारण बनता है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स। तो इसके कारण भी, इसके वजह से भी सेलुलर इंजरी हो सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस अब कैसे हुआ, इम्बैलेंस कोई चीज कैसे होती है, या तो वो कम हो या फिर वो ज्यादा हो। तो डाइटरी इनसफिशियंटी मतलब अगर आप डाइट को इनसफिशियंसी में ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो लाइक आप क्या कम ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स can lead to injury at the cellular level due to interference in normal metabolic pathway। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे चल रही है, न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी से, डाइटरी इनसफिशियंसी से, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की इनसफिशियंसी से, इसकी कमी से जो सेल्स की इंजरी हो रही है वो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे में इंटरफेरेंस के कारण हो रही है। क्लियर। तो इसकी वजह से भी सेलुलर इंजरी हो सकती है। और क्या है डाइटरी एक्सेस, मतलब कि यहाँ पे आपने डाइटरी कम लिया तब भी आपको सेल इंजरी देखने को मिल रही है। अब आपने डाइटरी ज्यादा लिया, अब जब आप ज्यादा लेंगे कोई चीज, अगर आपने फैट ज्यादा लिया तो जो ये फैट है वो बिगेस्ट ऑफेंडर है किसका,
डाइटरी एक्सेस का, ओबिसिटी का। जब आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ज्यादा लेंगे, आप ज्यादा मात्रा में खाना लेंगे, फैट्स ज्यादा लेंगे, तो क्या होगा, ओबिसिटी होगा, बहुत सारी डिजीजेस होंगी। तो जो है एक्सेस इंजेक्शन होगा आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स का। तो किसी भी चीज का बैलेंस में रहना जरूरी है। अगर उसे हम कम लेंगे तब भी वो इम्बैलेंस होगा, ज्यादा लेंगे तब भी वो दिक्कत करेगा, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट है वो है साइकोजेनिक डिजीजेस। साइकोजेनिक नाम से लग रहा है, साइकोजेनिक यानी कि कोई मेंटली डिजीज है, साइकोजेनिक है। तो लाइक जैसे कि कभी कभी स्ट्रेस लेने से या फिर फ्रस्ट्रेशन होने से, एंजाइटी होने से भी हमारी साइकोजेनिक डिजीजेस कॉज होती है। और ये प्रॉब्लम कैसे आती है, ये प्रॉब्लम मेनली जो अकर होती है वो एडिक्शन के थ्रू होती है। जो हमारा एडिक्शन है वो साइकोजेनिक होता है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की आदत होती है तो वो धीरे धीरे होती है, वो मेंटली होती है। इसके लिए हम आगे बात करेंगे, जैसे कि हम इसके लिए ना प्लेसबो ड्रग्स देते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अल्कोहल का है ना, वो अल्कोहल का वो है कि उसे अल्कोहल का एडिक्शन है, तो अगर उसे अल्कोहल का एडिक्शन है तो उसकी जगह पे अगर आप उसे अल्कोहल की बोतल में सिर्फ वाटर ही मिला के उसे देंगे और उसे बोलेंगे कि ये अल्कोहल है और आप इसे पीजिए, तो हो सकता है वो साइकोजेनिकली वो उसे लगे कि वो मतलब अल्कोहल ले रहा है और वो बंदा ठीक हो जाए। क्लियर? तो ये एडिक्शन भी साइकोजेनिक डिजीजेस होते हैं, अल्कोहलिंग होते हैं, स्मोकिंग क्योंकि ये भी है, नार्कोटिक ड्रग्स है ये। तो स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं जो है साइकोजेनिक डिजीज में आते हैं। और ये सब क्या करते हैं, जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका क्या होता है, लिवर डैमेज होता है। लिवर डैमेज होगा, स्मोकिंग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा कि मतलब अस्थमा होगा, वो भी क्रॉनिक होगा। क्लियर? लंग्स कैंसर होगा, ज्यादा स्मोकिंग करने से क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा। पेप्टिक अल्सर होगा, आप ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, आप ज्यादा एडिक्ट हैं, आप ज्यादा नार्कोटिक प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका लिवर डैमेज होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा, लंग्स कैंसर होंगे, और भी ना जाने कितनी सारी क्रॉनिक डिजीजेस होंगी। मैं क्रॉनिक की बात कर रही हूँ, इसलिए कभी भी एडिक्ट नहीं होना है, किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं होने देना है अपने आप में। तो ये रही हमारी साइकोजेनिक डिजीजेस। तो इनकी वजह से भी इंजरी हो रही है, मतलब लिवर डैमेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सेल्स डैमेज हो रही है, कहाँ की, लंग्स की, लिवर की। लिवर डैमेज हुआ तो लिवर की सेल्स डैमेज हुई। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ तो ब्रोंकाइटिस का मतलब हमारा ब्रोंक्यूल्स यानी कि लंग्स सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहा है, वहां का सेल्स डैमेज हो रहा है। लंग्स कैंसर की बात करें तो लंग्स की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वहां पे कैंसर हो रहा है, वो सेल्स जो वहां की पूरा वहां पे सेल्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने से वहां पे सेल्स डैमेज हो रही हैं। और पेप्टिक अल्सर आप सबको पता है अल्सर क्या होते हैं, तो आई होप आपको ये साइकोजेनिक डिजीजेस समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा एजेंट है वो है एट्रोजेनिक कॉजेज। तो एट्रोजेनिक कॉजेज कब होता है, ड्यू टू डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोसीजर, यानी कि अगर आप कोई डायग्नोस्टिक करा रहे हैं, कोई भी आपका डायग्नोसिस हो रहा है, या फिर जो थेराप्यूटिक प्रोसीजर है वो चल रहा है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके कारण जो भी सेल इंजरी होती है वो कहलाती है एट्रोजेनिक कॉजेज। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन कब होता है, ड्रग इंटरेक्शन होता है यानी कि कोई दवा, कोई एक मेडिसिन आप ले रहे हो, वो दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर गई, एक ड्रग दूसरी के साथ इंटरेक्ट कर गई, तो ये कहलाएगी ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन भी होता है, जैसे कि आपने टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो वो उसे अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं तो वो जो है चिलेट का फॉर्मेशन करेगा, तो वो भी एक प्रकार का जो है इंटरेक्शन ही हो गया। तो इस प्रकार से ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ये भी सेल्स इंजरी का कारण बनता है। और मल्टी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन का मतलब आपको पता होगा, आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब एक ऐसा पेज, एक ऐसा आपको पेज मिलेगा जिसपे कि आपके लिए जो है डॉक्टर्स, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो आपके लिए ड्रग को लिखते हैं, जिस पर्चे पे लिखते हैं वो कहलाता है आपका प्रेस्क्रिप्शन। तो जो मल्टी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन है, मल्टी का मतलब ढेर सारे और ड्रग प्रेस्क्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो जो मल्टी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन है मतलब कि यहाँ पे आपको ढेर सारी दवाएं मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं वो भूल जाते हैं कि उनका
कौन सा दवा कब खाना है, या फिर हो सकता है लाइक कोई दवा देखने में एक जैसी लग रही हो और वो उन्हें मल्टी ड्रग्स खाने हैं तो वो खा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है सेल इंजरी होती है, यानी कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सेलुलर इंजरी का कारण बनते हैं। और सर्जिकल से भी, सर्जिकल तो आपको पता ही है, तो उससे तो सेल इंजरी होना ही होना है। और रेडिएशन एक्सरे, कभी कभी इस रेडिएशन से भी सेल इंजरी हो जाती है। और एडीआर और साइड इफेक्ट्स, पर्टिकुलर ड्रग का अपना पर्टिकुलर एक साइड इफेक्ट होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, और जो है साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, और जो है वो उनका अपना सबका पर्टिकुलर होता है। तो ये रहा आज का जो है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं या उसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, रिलेटेड दिस टॉपिक एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।